सबसे पहले बात करते हैं उस रहस्यमय सवाल की जिसने पूरी दुनिया में चर्चा छोड़ दी है कि आखिर इजराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन इस टाइम कहाँ हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार आज हुई एक महत्वपूर्ण सुरक्षा बैठक में नेतन्याहू कहीं भी दिखाई नहीं दिया, जबकि ये वही बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता वे हमेशा खुद करते रहे हैं। लेकिन इस बार उनकी जगह इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काइट्स ने बैठक की अगुवाई की है। यही नहीं, नेतन्याहू के बेटे यायार नेतन्याहू जो पहले सोशल मीडिया पर रोज दर्जनों पोस्ट करता था, वे भी पिछले 6 दिनों से पूरी तरीके से खामोश हो चुका है। इस अचानक आई चुप्पी ने कई तरह की अटकलों को जन्म दे दिया है। कुछ लोगों का दावा यह है कि 9 मार्च को हुए एक हमले में नेतन्याहू घायल हो सकता है या उनके साथ कुछ गंभीर घटनाएं हो सकती हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई ऑफिशियली तौर पे कंफर्मेशन नहीं हुई है और कुछ जानकारों का मानना है कि हो सकता है कि इजरायली नेतृत्व फिलहाल ईरानी जवाबी हमलों से बचने के लिए खुद को छिपाकर रख रहा हो। इसी बीच ईरान के अंदर एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है, जहां लगातार 15वें दिन भी हजारों लोग सड़कों पर उतरकर अपनी सेना के समर्थन में रैलियां निकालते दिखाई दिए हैं। ईरान के अलग अलग शहरों जैसे अलवंद, देशफुल, करज और उर्मिया में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और उन्होंने अपने देश की आर्मी के समर्थन में नारे लगाए। इन रैलियों को ईरानी सरकार और मीडिया युद्ध के समय राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बता रही है, जबकि भी पश्चिमी देशों की जानकार इसे युद्धकालीन प्रचार का एक हिस्सा मान रही है। अब बात करते हैं इराक से सामने उस घटना की जिसने अमेरिकी सेना की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इराक के प्रतिरोध समूह ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक FPV ड्रोन अमेरिकी बेस कैंप विक्टोरिया के ऊपर उड़ता हुआ दिखाई दिया है, जो बगदाद के पास स्थित है। वीडियो में दिखाया गया है कि ड्रोन ऑपरेटर बेस के ऊपर लंबे समय तक निगरानी करता है और फिर निशाना साध कर हमला करता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे वीडियो में कहीं भी ड्रोन को रोकने या इंटरसेप्ट करने की कोशिश दिखाई नहीं दी है, जिससे ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या अमेरिकी बेस की हवाई सुरक्षा पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं है। इसी दौरान इजराइल में भी हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं, जब एक ईरानी मिसाइल तेल अवीव में जाकर गिरी और कई एंटी मिसाइल सिस्टम सक्रिय होने के बावजूद उस हमले को रोका नहीं जा सका। रिपोर्ट्स के अनुसार मिसाइल गिरने के बाद वहां बड़ी संख्या में आग लग गई और आसपास के इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा नेतन्या और पेटाह टिकवा शहरों में भी हमले की खबरें सामने आई हैं। ये घटना इजराइल की आयरन डोम और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम की जो एक पावरफुल क्षमता उसको लेकर उसने नई बहस को शुरू कर दिया है, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि इजराइल की जो डिफेंस प्रणाली है दुनिया की सबसे उन्नत प्रणालियों में से एक है। इसी बीच खाड़ी क्षेत्र से भी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा बंदरगाह पर आग लगने की घटना सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये आग ईरानी ड्रोन हमले के बाद लगी है और वहां कई जगहों पर धुआं उठता देखा गया है। फुजेरा बंदरगाह खाड़ी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण तेल निर्यात केंद्र है और यहाँ किसी भी तरह की घटना वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सकती है। कुछ जानकारों का कहना है कि अगर ईरान वास्तव में खाड़ी के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाना शुरू करता है तो इसका असर पूरी दुनिया की तेल आपूर्ति पर पड़ सकता है। दूसरी खबर महत्वपूर्ण एक और जानकारी सामने आई है, जिसमें ओपन सोर्स फ्लाइट डेटा के अनुसार एक अमेरिकी मेडिकल एविक्यूएशन विमान जॉर्डन से इजराइल गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये विमान किंग फैसल एयरबेस जॉर्डन से उड़कर ओवदा एयरबेस और फिर नेवातिम एयरबेस इजराइल पहुंचा है। ये वही 2 एयरबेस हैं जिन पर उसी दिन ईरानी हमले की खबर आई थी। इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इन हमलों में घायल हुए सैनिकों या कर्मियों को निकालने के लिए इस विमान का इस्तेमाल किया गया होगा। अमेरिका के अंदर भी इस युद्ध को लेकर काफ़ी विवाद गहराता जा रहा है। अमेरिकी पत्रकार टकर कार्लसन ने दावा किया है कि अमेरिकी सरकार उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की तैयारी कर रही है, क्योंकि उन्होंने युद्ध शुरू होने से पहले ईरानी नेताओं से बातचीत की थी। कार्लसन का कहना है कि वे किसी विदेशी शक्ति के एजेंट नहीं हैं,
और उनका एकमात्र उद्देश्य अमेरिका के हितों की रक्षा करना है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इस बयान ने अमेरिका में मीडिया स्वतंत्रता और सरकार के अधिकारों को लेकर एक नई बहस को छेड़ दिया है। इसी बीच अमेरिकी सेना के एक पूर्व अधिकारी डैनियल डेविस ने एक बड़ा चेतावनी भरा एक बयान दिया है। डेविस जो कई वॉरों में हिस्सा ले चुके हैं, उनका कहना है कि अगर अमेरिका ईरान के खाग द्वीप पर 3000 मरीन सैनिक भेजकर तेल टर्मिनल पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो ये बेहद खतरनाक और लगभग आत्मघाती मिशन साबित हो सकता है। उनका कहना है कि हेलीकॉप्टर के जरिए होने वाला ऐसा हमला ईरानी सेना के लिए आसान निशाना बन सकता है, क्योंकि IRGC के पास कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइलें हैं और भारी मशीन गन मौजूद हैं जो धीमी गति से उड़ने वाले हेलीकॉप्टरों को सीधा निशाना बनाती हैं और उनको गिरा देती हैं। डेविस का ये भी कहना है कि अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलना चाहता है तो उसे ज़मीन का इतना बड़ा इलाका कब्जे में लेना पड़ेगा जिसका आकार वियतनाम जितना हो सकता है, और ये किसी भी सैन्य अभियान के लिए बेहद कठिन होगा। इसी बीच बगदाद में अमेरिकी सैन्य बेस कैंप विक्टोरिया में आग लगने की खबर भी सामने आई है। ये वही बेस है जिसे कुछ समय पहले ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया था, और अब वहां आग लगने की खबर ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वहां किसी नए हमले का असर हुआ है या ये किसी अन्य कारण से लगी आग है। इतिहास की ओर देखते हुए कुछ जानकार इस युद्ध की तुलना 2003 के इराक युद्ध से भी मान रहे हैं। उस समय अमेरिका ने दावा किया था कि इराक के पास बड़े पैमाने पर विनाशकारी हथियार हैं और उसी आधार पर उसने हमला किया, लेकिन बाद में जांच में ऐसे हथियारों को कोई सबूत ही नहीं मिला। अब कुछ आलोचक कह रहे हैं कि ईरान के साथ भी वही हो रहा है, वही कहानी दोहराई जा रही है। जहां पहले खतरे का दावा किया जाता था, फिर युद्ध शुरू हुआ और बाद में सच्चाई सबके सामने आ गई। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा सामने आया है जिसमें अमेरिका के पूर्व CIA प्रमुख डेविड पेट्रियस ने बताया कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कब और क्यों किया। उनके अनुसार इसके पीछे 3 मुख्य कारण थे। पहला ये कि इजराइल किसी भी हालत में ईरान के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता था, चाहे अमेरिका साथ दे या नहीं। दूसरा ये कि परमाणु वार्ता पूरी तरह से ठप हो चुकी थी, और तीसरा ये कि उन्हें एक बेहद महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने एक ऐसे लक्ष्य पर हमला किया जिसमें कुछ ही सेकंड में ईरान के कई शीर्ष सैन्य और राजनीतिक नेता मारे गए। हालांकि इस खुलासे के साथ एक और दावा ये भी किया गया कि ओमान के विदेश मंत्री के अनुसार ईरान उस समय परमाणु समझौते के लिए एक नई और कड़ी शर्त मानने को तैयार हो गया था, जिसमें शून्य परमाणु भंडार रखने और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी की बात शामिल थी। अगर ये बात सही है तो ये सवाल उठता है कि क्या वास्तव में समझौते का मौका मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद युद्ध शुरू हो गया। कुल मिलाकर मिडल ईस्ट की स्थिति अब बेहद जटिल और ख़तरनाक हो चुकी है। ईरान और इजराइल के बीच सीधी मिसाइल और ड्रोन लड़ाई अभी भी जारी है। लेबनान और इराक के मोर्चे भी सक्रिय हो चुके हैं और एक्टिव हो चुके हैं। खाड़ी क्षेत्र के ऊर्जा केंद्र खतरे में दिखाई दे रहे हैं और अमेरिका के अंदर भी इस युद्ध को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो रही है। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि आने वाले दिनों में ये संघर्ष किस दिशा में जाता है, और क्या ये एक सीमित युद्ध रहेगा या फिर ये पूरे क्षेत्र को अपनी झपेट में ले लेगा।